नमस्कार, मैं संजीव शर्मा, हिंदी प्रवक्ता, आरोही मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवासन नू। आज हम चर्चा करेंगे क्रिया के बारे में। तो आज का हमारा उपविषय है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है काम, अर्थात हम लिख सकते हैं जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात कोई भी काम या तो किया जा रहा है या अपने आप हो रहा है, वो क्रिया है। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो ये यहां पर पढ़ाया जो शब्द है वो क्रिया है। वर्षा हो रही है जो है वो क्रिया है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के विभिन्न भेद हैं। जैसे अगर हम कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण करें तो इसके मूलतः दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। सबसे पहले जैसे हम चर्चा करते हैं अकर्मक पर। जैसे शब्द से ही पता चलता है अकर्म, तो जिसमें कर्म ना हो, अर्थात बिल्कुल आसान शब्दों में हम लिख सकते हैं जिस क्रिया के साथ क्रम की आवश्यकता न हो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, इसमें पक्षी शब्द जो है कर्ता है और उड़ते हैं क्रिया है। वाक्य में कर्म नहीं आया है और ना ही इसके साथ कोई कर्म लग सकता, इसलिए अकर्मक क्रिया है। जैसे और उदाहरण देख सकते हैं, बच्चा रोता है, तो बच्चा जो है करता है और रोता है जो है क्रिया है। इस प्रकार के अकर्मक क्रिया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे शब्द से ही जो है पता चलता है, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता हो, कर्म की आवश्यकता हो, उसे क्या कहेंगे हम? सकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पर माली पौधों को पानी देता है, तो इसमें माली जो है वो करता है, पौधों को क्रम है और देता जो है वो क्रिया है। तो इसमें क्रिया के साथ कर्म भी आया है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। और लिख सकते हैं जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है,
बच्चों को पढ़ाता है। इसमें अध्यापक करता है और बच्चों को क्या है, क्रम और पढ़ाता है क्रिया। तो इस क्रिया के साथ जो है हमें क्रम की आवश्यकता हुई, इसलिए सकर्मक क्रिया। क्या यह तक सभी को समझ में आ गया जी? तो देखिए फिर से बता देते हैं, क्रिया जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के क्रम के आधार पर दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। जिस क्रिया के साथ क्रम की आवश्यकता हो उसे अकर्मक, और जिस क्रिया के साथ क्रम की आवश्यकता हो उसे सकर्मक कहते हैं। इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं कुछ और क्रियाओं के बारे में। ये क्रम के आधार पर हमने वर्गीकरण किया कि क्रिया के जो दो भेद हैं। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी माने जाते हैं, जिनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद है, जैसे लिख सकते हम क्रिया के अन्य भेद। सबसे पहले जैसे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, दूसरे से करवाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए क्या कहता है, जब कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला। तो जैसे उपरोक्त वाक्य में अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया तो अध्यापक करता था, तो यहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, तो उस क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। जैसे अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। यहां पर अध्यापक जो है वो करता है, वो स्वयं कार्य न करके दूसरे बच्चों से करवा रहा है, तो ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया। और उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे मां नौकरानी से कार्य करवाती है, प्राचार्य चपरासी से घंटी बजवाता है। इस तरह की जो क्रिया होती है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब एक से अधिक क्रियाएं मिल, अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का काम, एक ही क्रिया का काम करती है। एक ही क्रिया का काम करती है, वो संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, उसे मोहन आता दिखाई दिया। ये तीन क्रियाएं जब मिलकर एक साथ आई हुई हैं, तो इसको हम जो है संयुक्त क्रिया कहते हैं। इस तरह से और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मोहन बाजार चला गया होगा, चला गया होगा। तीनों क्रियाएं एक साथ आई हैं, इनको जो है संयुक्त
संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक मुख्य क्रिया और उसके साथ रंजक क्रिया साथ में आए उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे ये मुख्य क्रिया है, बाकी जो है इसकी सहयोगी क्रियाएं जो है वो रंजक क्रिया। और है जैसे समापिका क्रिया। समापिका क्रिया क्या होती है? जो वाक्य को समाप्त कर देती है, जो वाक्य को समाप्त कर देती है। जैसे समापिका शब्द से ही पता चलता है। अर्थात जो वाक्य के अंत में आकर वाक्य को पूरा कर देती है उसे हम समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन बाजार गया, ये जो है क्रिया है इसको हम समापिका क्रिया कहते हैं। इसके बाद अगली है असमापिका। असमापिका क्रिया, जो क्रिया वाक्य को समाप्त नहीं करती। अर्थात जो क्रिया वाक्य के मध्य में आती है और उसके बाद भी वाक्य या कार्य जारी रहता है, ऐसी क्रिया को हम असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने घर आकर भोजन किया। देखो आकर बीच में मध्य में आया है, क्रिया है, जबकि क्रिया वाक्य के अंत में होती है। आकर भोजन, भोजन फिर कर्म आया, क्रिया के बाद कर्म, और किया फिर क्रिया। तो अर्थात जो क्रिया वाक्य के मध्य में आकर आती है और उसके बाद भी जो है वाक्य जारी रहता है उसे हम जो है असमापिका क्रिया कहते हैं। फिर लिख सकते हैं मोहन ने घर आकर भोजन किया। तो ये आकर जो है मध्य में आई हुई है, ये जो है असमापिका। तो बच्चों यहां तक एक बार दोबारा से हम चर्चा करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जब आश्रम कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, जब एक मुख्य क्रिया हो उसके साथ रंजक क्रिया आए उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। समापिका क्रिया, जो वाक्य को समाप्त कर देती है, उसके बाद वाक्य नहीं होता, वाक्य पूरा हो जाता है, वो समापिका क्रिया है। और असमापिका जो वाक्य के मध्य में आती है उसके बाद भी जो है वाक्य जारी रहता है। इस तरह की क्रिया को हम असमापिका। इसके बाद और आगे चर्चा करते हैं क्रियाओं के बारे में जो मुख्य परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, या 9वीं 10वीं की कक्षा हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं क्रिया जो है यौगिक क्रिया। जो क्रिया दो धातुओं के योग से, दो धातुओं के योग से बनी, जो क्रिया दो धातुओं के योग से बनी। अब हमें ये पता होना चाहिए धातु किसे कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना में पठ धातु है, लिखना में लिख धातु है, रोना में रो धातु है, बोलना में बोल धातु। तो क्रिया के मूल रूप को, जहां से क्रिया बनती है, उसे हम धातु कहते हैं।
तो दो धातुओं के योग से बनी हो उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के बात कर सकते हैं, उसने आना जाना छोड़ दिया, उसने आना जाना, आ और जा दो धातुएं हैं, उनके योग से यौगिक क्रिया बनी है, इसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने रोना धोना छोड़ दिया है, मोहन ने खाना पीना छोड़ दिया है, खाना पीना, रोना धोना, हंसना बोलना, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं जब एक साथ आए, यौगिक युगम, यौगिक शब्द युगम से बना है, युगम का होता है जोड़ा, जब ऐसे जोड़े क्रियाएं आती हैं उनको हम यौगिक क्रियाएं कहते हैं। इसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, दूसरी क्रिया होती है। जब एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरी क्रिया होती है। जैसे मोहन भोजन करके सो गया। तो करके एक काम, पहला काम क्या किया? भोजन किया, और दूसरा काम सो गया। जैसे और लिख सकते हैं, राहुल ने बाजार जाकर सामान खरीदा। पहला काम तो क्या था? पहली क्रिया क्या थी? वो बाजार गया। दूसरी क्रिया क्या हुई कि उसने सामान खरीदा। इस तरह जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आए, जो पहले वाली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे और इसके बाद हम चर्चा करते हैं दो क्रिया, और वैसे आसान है, ये ज्यादातर पूछी जाती है। मुख्य क्रिया, जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करे, मुख्य क्रिया का काम करे। जैसे उसने खाना पकाया, पकाया जो है मुख्य क्रिया है, और इसके बाद अगली क्रिया है सहायक क्रिया, जो वाक्य में सहायक के तौर पर प्रयोग होते हैं, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेल रहा है, यहां पर रहा है जो है वो सहायक क्रिया है। देखिए, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। जैसे हमने कहा मोहन क्रिकेट खेल रहा है, इसमें खेल जो है मुख्य क्रिया है और रहा है जो है वो सहायक क्रिया है। मोहन भोजन पकाता है, पकाता मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया है। इंग्लिश में इनको मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे बाय, थिंक, इस तरह की जो वर्ब होती हैं वो मैन वर्ब कहलाती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, नॉट, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो वाक्य में दो प्रकार की इस तरह की क्रियाएं आती हैं, जो एक मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया। एक ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इज, एम, आर इनको हेल्पिंग वर्ब माना जाता है, आईएनजी को नहीं। लेकिन हिंदी के अंदर रहा है पूरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा जाएगा।
जाएगा सहायक क्रिया के रूप में। जैसे मोहन खाना पका रहा है, इसमें अकेला है सहायक क्रिया नहीं है, इसमें सहायक क्रिया है रहा है और पकाना मुख्य क्रिया। अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, इसमें पढ़ा जो है वो मुख्य क्रिया है, रहा है सहायक क्रिया है। एक बार फिर से इनपर चर्चा करते हैं चारों क्रियाओं पर। यौगिक क्रिया, जो क्रिया दो धातुओं के योग से बनी हो उसको यौगिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो वो पूर्वकालिक होती है, और मुख्य क्रिया जो मुख्य क्रिया का काम करती है, और सहायक क्रिया जो सहायक क्रिया के तौर पर वाक्य में प्रयोग होती है। इसी के साथ जो है हमारा आज का ये उपविषय समाप्त होता है, और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि और भी जो है शिक्षार्थियों को इसका अधिक से अधिक लाभ हो। अगले